एक अनाथ लड़का जो कि अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसे जिंदा रखने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करता है, जैसे कि उसके लिए भीख मांगना, उसके लिए खाना ले आना ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन एक दिन अचानक जब उसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने उसके छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो ये अपने अंदर की एक काफी खतरनाक गार्डियन स्पिरिट को अवेकन कर लेता है और जो लोग भी इसके छोटे भाई को मारना चाहते हैं ये सबको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं इसके छोटे भाई के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वो फाइटिंग में और भी ज्यादा माहिर है और ये दोनों भाई एक स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे आए दिन ज़ॉम्बीज अटैक करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक इन्हें उस इंसान का पता लग जाता है जिसने इनके मॉम डैड को मारा है। अब देखना यह है कि ये दोनों मिलकर कैसे उससे बदला लेंगे और ये एनिमेशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 10 मिनट निकाल के प्लीज इस एने को देखो। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये एने डेफिनेटली पसंद आएगी। एक बंदा एक लड़की से ये कह रहा था, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही लिखा होता है, पर आज मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ ये भी पहले से लिखी हुई थी। जिसके बाद वो उस लड़की को अपना एक कार्ड देता है जिसमें इसका नाम सेंगटोंग लिखा था। इस कार्ड से हमें ये क्लियर होता है कि ये बंदा फ्यूचर बताने का काम करता है। अब ये उस लड़की से कहता है, दुनिया में लोगों को काफी सारी परेशानी है और इसलिए वो अपनी फ्यूचर को पहले ही जानना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। शेरलिंग कहती है, ये क्या भीख मांगने का नया तरीका है, चल फूट यहाँ से। तभी एक बाइक वाला आकर उसे जोरदार टक्कर मारता है जिससे इन दोनों का सामान भी गिर गया था। लड़का जिसका नाम शाऊ था वो ये कहता है, सारा सामान खराब हो गया है। ये लड़की कहती है, अरे कोई चक्कर नहीं, ये तो एक रेशियो में था, इसे मैं दोबारा भी निकाल सकती हूँ। लेकिन असल में भाई ये बंदा एक डिलीवरी बॉय है और इसका सारा सामान खराब हो गया है और इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। शेरलिंग कहती है, अरे ओ हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने मेरा नुकसान कर दिया और ऊपर से तुम्हें इसके पैसे चाहिए, जरा वो देखो लाइट। और यहाँ पर भाई लाइट रेड थी, यानी कि शेरलिंग को रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए था, पर वो मन में सोचती है ये सारा कुछ सटोंग की वजह से हो रहा है, अगर वो मेरा टाइम ना खराब करता तो ये सारा कुछ होता ही नहीं। और सटोंग दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। अब शेरलिंग को भाई पैसे नहीं देने थे तो वो जख्मी होने का नाटक करने लगती है। शाओ कहता है, चाहिए तो थोड़ा और नाटक कर लो, लेकिन भाई मुझे पैसे मेरे कैश में चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो पैसों को गिन रहा होता है और शेरलिंग को ना चाहकर भी उसे पैसे देने पड़े। और शाओ जाता हुआ कहता है, ये छपरी बनना छोड़ो और सामने देखकर चला करो, वरना अगर दोबारा किसी और से टकरा गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब शेरलिंग अपना रिज्यूमे उठाने लगती है और वो अनजाने में ही शटोंग का कार्ड भी उठा लेती है, जिसके बाद वो अलग अलग कंपनी में जाके जॉब इंटरव्यू देने लगती है। लेकिन भाई इंटरव्यू लेने वाले को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, जिसके बाद अब ये वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। इससे ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ, शायद इस वजह से ये मेरे से चिढ़ रहे हैं और मुझे जॉब नहीं देना चाहते, शायद मैं एक हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई हूँ। अब वहां पर दो लड़कियां ये बात कर रही थी कि फ्रेशर को कोई भी ऐसे जॉब पर नहीं रखता, पर उस लड़की को तो एक डिलीवरी गर्ल का काम कर लेना चाहिए। अब शेरलिंग रात में बैठकर इसी बात के बारे में सोच रही थी और वो सोचती है शायद उसे एक डिलीवरी गर्ल का काम ही कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे एक कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और भाई ये लड़की इतनी ज्यादा पगलेट है कि ये अभी रेडी होकर वहां के लिए निकल जाती है। और जब ये उस लोकेशन पर पहुंचती है और ये जगह काफी ज्यादा सुनसान थी और यहाँ पर काफी लंबी लंबी गलियां थी और इसके एंट्रेंस पे लिखा था रक्षासा स्ट्रीट, और इसने आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। जिसके बाद ये अंदर जाने का डिसाइड करती है और जैसे ही अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर एक लाइट फ्लैश होती है जो कि सटोंग के कार्ड पे भी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये कार्ड यहाँ पर एक की का काम कर रहा था। लेकिन भाई इस पागल लड़की को अब ये रियलाइज होता है कि कौन सी कंपनी इतनी रात में उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। और भाई ये पगलेट लड़की अब काफी ज्यादा घबराने लगती है और वापस से जाने का ट्राई करती है, लेकिन अब ये रास्ता भूल चुकी थी। आगे जाते हुए अब वो किसी से टकराती है और नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो सामने देखती है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है जो कि शिया पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। और अब उसके आसपास और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और वो इस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें शाओ और उसके छोटे भाई लियांग को दिखाया जाता है जिनका स्कूटर बीच रास्ते में ही खराब हो गया था। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे शेरलिंग को उन ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था और वो उसे मारने ही वाले थे। लेकिन तभी इन ज़ॉम्बीज पर एक तीर से अटैक होता है और शाओ एंड लियांग यहाँ पर पहुंच चुके थे,
जिसके बाद शाओ ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है और लियांग इस लड़की से पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो और तुम यहां पर पहुंची कैसे, क्योंकि ये जगह स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में है जहां पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज रहते हैं। और वो जो मेरा भाई देख रही हो शाओ, वो यहाँ का जनरल है जो कि यहाँ पे घोस्ट और ज़ॉम्बीज को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोकता है। अब शाओ की आवाज सुनकर शलिंग को ऐसा लगता है कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन तभी अचानक उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे इसकी टक्कर हुई थी। और ये एक दूसरे को देखकर फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और लियांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अबे यार ये चक्कर क्या है। तभी एक बड़ी सी तलवार लेकर घोस्ट का लीडर वहां पर पहुंच जाता है और वो ये कह रहा था, मैं भी पहले एक जनरल था, लेकिन मरने के बाद मैं घोस्ट बन चुका हूं और मैं अपनी आर्मी के साथ रक्षासा स्ट्रीट पर कब्जा करने के लिए आया हूं। और लियांग ये सुनकर हंस रहा था। शाओ कहता है, तुम्हें पता है कि दुनिया में काफी सारी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन रक्षासा स्ट्रीट काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं यहाँ का जनरल हूँ तो तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो जाना चाहिए। और इन दोनों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये लीडर शाओ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और शाओ भी अब अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और वो इसकी फ्लेम से इसके वेपन को तोड़ देता है और इससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और शेरलिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन तभी अचानक बीच में एक काले नाग की एंट्री होती है जो कि शाओ पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है, लेकिन शाओ उसे पकड़ के दीवार में दे मारता है। अब ये लीडर भी वापस से उठ चुका था जो कि स्नेक के साथ मिलकर शाओ पे अटैक करने लगता है और शाओ की अब बुरी हालत होने लगती है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई? चलो अब ये रक्षासा स्ट्रीट मेरी हुई और हाँ मेरे साथियों, इस लड़की और इस बच्चे को भी मार डालो। अब शेरलिंग ये सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन लियान को अपने भाई पर भरोसा था। जिसके बाद शाओ अब दोबारा से खड़ा हो चुका था और वो इससे कहता है, भले ही तुम्हारी पावर इस स्नेक के साथ मिलकर बढ़ चुकी हो, लेकिन जब हम ह्यूमंस गार्डियन स्पिरिट के साथ मिलते हैं तो हमें हराना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट सूचू को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। अब ये देखकर भाई लीडर की तो फट चुकी थी और वो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सूचू उसे एक अटैक में खत्म कर देता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, किसी और को भी अगर इस लीडर की तरह ऐसे ही ये स्ट्रीट चाहिए तो वो मेरे सामने आ सकता है। लेकिन भाई ये सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने झुक जाते हैं। फिर हमें शाओ का पास्ट दिखाया जाता है जहां पर वो अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो भाग के अंदर जाता है और उसे ये पता लगता है कि उसका एक छोटा भाई हुआ है और उसके मॉम डैड ये बात कर रहे थे कि इसके छोटे भाई के पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है, यानी कि इसके पास कोई भी गार्डियन स्पिरिट नहीं है। अब शाओ जैसे ही अपने भाई को देख रहा होता है, उसका छोटा भाई उसकी उंगली पकड़ लेता है। शाओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। अब अगले दिन शाओ अपने डैड के साथ खड़ा था और इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि उसके डैड रक्षासा स्ट्रीट के जनरल हैं और ये लोग इसी स्ट्रीट में रहते हैं। अब उसके डैड उसे समझा रहे थे, तुम्हें अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे मैं इस रक्षासा स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करता हूँ वैसे ही। तो चलो अब बताओ तुम्हें अपने भाई को क्यों प्रोटेक्ट करना है? तो शाओ बोलता है, क्योंकि वो सॉफ्ट है। अरे नहीं बेटा, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है। जिसके बाद वो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाते हैं। दरअसल ये पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया था जिस पर सभी के नाम लिखे हुए हैं और जब से हमारी फैमिली बनी है हम इस पेड़ को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का एक बॉर्डर है। जिसके बाद उसके डैड इन दोनों भाइयों का नाम भी वहां पे लगा देते हैं। अब अगले सीन में शाओ जब अपने भाई के साथ सो रहा था तो उसके मॉम डैड ये बात कर रहे थे, कांस्टेबल की चिट्ठी आई है और हमें यहाँ से जाना होगा। शाओ ये सुनकर उठ जाता है और वो बाहर चेक करने के लिए जैसे ही आता है उसके मॉम डैड यहाँ पर नहीं होते और अगले दिन ऐसे ही वो अपने मॉम डैड के आने का वेट कर रहा होता है। अब लियांग को भी भूख लगने लगती है तो शाओ खुद ही दूध को गर्म करने लगता है और इस बीच उसके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके ये सारा कुछ कर लेता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे लेकिन उसके मॉम डैड वापस नहीं आए थे। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर के बाहर एक लू नाम का बंदा आता है जिसे सांगटोंग लेकर आया था। दरअसल लू को रक्षासा स्ट्रीट का नया जनरल बनाया गया है क्योंकि शाओ के डैड एकदम से गायब हो गए हैं, तो इसलिए लू को यहाँ का नया जनरल बनाया गया है। फिर सांगटोंग के वहां से जाने के बाद लू एक इविल स्माइल में ये कह रहा होता है, अब सिर्फ रक्षासा स्ट्रीट अब मेरी है। शाओ उससे पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? भाई वो इसकी जोरदार थप्पड़ मारता है, बदतमीज, तुम्हें यहाँ के जनरल से बात करने की तमीज नहीं है। शाओ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और यह सुनकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गार्डियन स्पिरिट यन को बाहर बुलाता है और उससे शाओ को पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए कहता है। यन जब ऐसा कर रहा होता है तो वो लू को बताता है कि
इसके पास साइकिक की पावर है। अब लू शाओ से ये पूछता है, क्या तुम पिछले जनरल के बेटे हो? और शाओ इस पे हाँ में जवाब देता है और वो उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछने लगता है। लेकिन लू कहता है, अरे मुझे क्या पता उनके बारे में, मैंने तो सुना था उन्होंने रक्षासा स्ट्रीट छोड़ दिया है। और शाओ पे चिल्लाने लगता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड रक्षासा स्ट्रीट नहीं छोड़ सकते। अब इन दोनों की बात सुनकर लियांग अंदर रोने लगता है। अब लुयन को उसे बाहर लाने के लिए कहता है, आज तो मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगा। अब यन लियांग को बाहर ले आया था और वो लू को बताता है, इसके पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है।